बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकियों का और इजराइलियों का न्यू ईयर बर्बाद किया है यमन के हूथियों ने। आपको पता है जो हमला उन्होंने किया है वो इजराइल की तारीख में और अमेरिका की तारीख में न्यू ईयर पर इन पर कभी इस तरह का हमला हुआ नहीं है। अब सीन क्या हुआ है कि अमेरिका और बरतानिया को इजराइल ने ऑर्डर जारी किया, इमीडिएटली हमला करके आओ यमन के ऊपर। और आप ज़रा ये देखिए, अमरीकी तैयारे इस वक्त यमन में घुस चुके हैं और उन्होंने वहां पर शदीद कैपिटल सना में बमबारी करना शुरू कर दी है। ये जो हमले वहां पर उन्होंने किया है, उन्होंने गालिबन F-35 और इनके जो B-1 बॉम्बर्स और दीगर हैं जो सबसे एडवांस हैं उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि अमेरिका को ख़तरा ये था कि हम हमला करेंगे और उसके बाद अगर हम F-18 लेकर गए या F-22 लेकर गए तो ये हमारे गिरा दिए जाएंगे। उनके पास ये टेक्नोलॉजी है और इस वक्त हालत ये है कि उन्होंने फौरी तौर पर बमबारी करना शुरू कर दी है। यमन ने इनको जवाब देना इस वक्त शुरू कर दिया है। अब तक की जो इतलात है, लड़ाई इनकी काफ़ी यानी सही लेवल की शुरू हो चुकी है, यानी अमेरिका की, बरतानिया की और यमन की। और इस सूरत हाल के अंदर यमन फोर्सेस ने कहा है कि अब आप तैयारी करें, हम आपके बड़े यानी जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाने के लिए जा रहे हैं और इसका बदला ऐसा लिया जाएगा कि आप याद करेंगे अब हम आपका जो नुकसान करेंगे वो अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा जो आपने आज से पहले फेस नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि अब गालिबन वो इस लेवल पर आ गए हैं कि इनका एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह करने के लिए जा रहे हैं। अब इन्होंने जो हमला किया है, आप ये सोचें कि इसराइल इस दफ़ा हमला करने के लिए नहीं भी आया। होना ये चाहिए था कि इजराइल जाता, हमला करता, जवाब देता, लेकिन इस दफ़ा इजराइल से पहले अमेरिका और बरतानिया ने हमला किया है, क्योंकि जो अमेरिका पर हमला हुआ है वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हुआ है और वो बड़ा ख़तरनाक हमला था जो उन पर इस वक्त किया गया है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ जहाँ उनका रडार सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ जहाँ उनके इत्तेहादियों का लगा हुआ है, आपको पता है अमेरिका की पूरी मिडिल ईस्ट में बेसिस है, किसी एक जगह से डिटेक्ट नहीं हो पा रहे यमन के मिसाइल, किसी एक जगह से। तो उन्होंने अब फैसला ये किया है कि हम इनसे दू बदू तो लड़ाई नहीं कर सकते, तो इस सूरत हाल के अंदर हम जाएं और स्ट्राइक करके आ जाएं। देखिए, स्ट्राइक का कोई ना कोई तोड़ तो यमन को निकालना होगा और वो एक ही तरीका है, अगर इन्होंने इस स्ट्राइक का तोड़ निकालना है, किसी सूरत नहीं वो निकल सकता जब तक इजराइल के और अमेरिका के खिलाफ, यानी आप ये सोचें S-400 जैसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं आता तो आप इनको गिरा नहीं सकते। यानी आप ये सोचें कि आप F-18 तक तो आप गिराने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन आपको F-22, B-1 बॉम्बर्स और दीगर गिराने के लिए कम से कम आपको S-400 ज़रूर दरकार होगा, क्योंकि यही वो एक प्रोडक्ट है जो कि बरतानिया को और अमेरिका को अपनी यानी घुटनों पर लाने के लिए, नीज़ पर लाने के लिए काफ़ी है। देखिए, नेतन्याहू के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि वो हस्पताल में और सब कुछ है, अब उसकी हालत यानी वो कह रहे हैं कि ख़तरे से बाहर है और नेतन्याहू को इस वक्त इमीडिएटली वापस लेकर आ रहे हैं। एक तो वो उनकी पार्लियामेंट में आ रहा है वोट करने के लिए, दूसरा हालात वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है तो हमें उसके ऑर्डर चाहिए और नेतन्याहू को बुलाया है कि आप अस्पताल से उसको डिस्चार्ज करवाया है, उसको रेस्ट करवाया जा रहा है और अब गालिबन उसके ऑर्डर से ये को बड़ा हमला करने के लिए जा रहे हैं। आप इमेजिन करें कि सूरत हाल कैसी हो गई है कि एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ हुआ ये है कि ईरान की जानिब से ये जो सेरेमनीज हो रही हैं, सारा कुछ उन्होंने रिसेंटली किया क्या है कि तुर्की को तुर्किश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं उनकी ज़बान में अपनी ऑफिशियल सेरेमनी के अंदर। और उन्होंने जब ये गालियाँ दी हैं तो हैरान कुन तौर पर नेटो की जो कंट्रीज़ हैं वो आ गई हैं ईरान के ख़िलाफ़ मैदान में कि उन्होंने अज़रबैजान को और तुर्की को बहुत बुरा भला कहा है और अपनी स्ट्रीट्स पर जो उनकी गवर्नमेंट के यानी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तुर्किश लैंग्वेज के अंदर बुरा भला वो कह रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में वहाँ पर एक कहा जा रहा है कि नेटो कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ ईरान अब खुलकर सामने आ गया। आपको पता है कि आयतुल्ला इस बात को भूलने नहीं वाले जो तुर्की ने शाम के अंदर किया है। अब आप ये सोचें कि जो काम यमन इस वक्त कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, या अमेरिका जो इस वक्त मिसाइल मार रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, ये लड़ाई तुर्की अगर करता तो उसके लिए ज़्यादा आसान से, तुर्की वहाँ से अपने ड्रोन्स भेजता है, सब कुछ करता, वो नहीं कर सकते थे। अब आप ये सोचें बदले में क्या होता, इजराइल अगर हमला करता तो नेटो कंट्री पर हमला होता, तो नेटो कंट्री पर हमला करने का मतलब ये है कि आप एक वैसी वॉर डिक्लेयर कर देते जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
अब सोच विचार क्या हो रही है, जरा ये बात समझिएगा कि अगर यमन इस सारी सूरत हाल में हमसे टैकल नहीं होता तो हम वहाँ पर महदूद पैमाने का एक एटमी स्ट्राइक कर देते हैं। और एटमी स्ट्राइक ही असल में गालिबन अब करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी, आपको पता है, शाम के अंदर टेस्ट कर लिया है। तो इनका प्लान ये है कि अब हम यमन के अंदर इसकी कार्रवाई करें। अगर हम एटमी ताकतों का यानी इतना फ़ायदा भी ना हो कि हम ये लेवल पर जाकर ये काम कर सके तो फ़ायदा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार हैं। और गालिबन देखिए यमन का इनको कुछ समझ नहीं आ पा रही। अगर ये समझ रहे हैं कि हम यमन को बहुत बड़ी तादाद में इनके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें तबाह कर दें तो हम बेहतर हो जाएंगे। असल मसला ये है कि ईरान की तरह यमन के पास भी जो चीज़ें हैं वो अंडरग्राउंड है, मोस्टली अंडरग्राउंड है। ये असल में इन सब ने जो सूरत हाल देखी है वो ईरान से समझा है। होता ये था कि पुराने, आज से कुछ साल पहले की बात है, इजराइल के तैयारे आते थे, वो ईरान के ऊपर हमला करते थे, चले जाते थे और उसके बाद उनके एटमी प्रोग्राम भी तबाह कर देते थे, चीज़ें भी तबाह कर देते थे। ना उनके रडार पर वो डिटेक्ट होते थे ना कुछ। फिर एक टाइम आया कि ईरान ने फैसला ये किया कि हम अपना तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड करेंगे। फिर उन्होंने दुनिया का वो शाहकार बनाया कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आज ईरान के तमाम मिसाइल, उनका एटमी प्रोग्राम, तमाम की तमाम चीज़ें अंडरग्राउंड है। और ऐसी ही सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो यमन में भी उन्होंने वही काम किया है। और ये जो स्ट्रेटजी है हमास की अंडरग्राउंड वाली ज़ेरे ज़मीन, वो भी काफ़ी हद तक, यानी ईरान ने वहाँ से इस मॉडल को लिया है, लेकिन चूँकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे तो उन्होंने बड़े लेवल पर किया है। हिजबुल्लाह ने भी यहीं से मॉडल लिया है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास अंडरग्राउंड तबाह करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं कि इनकी बड़े पैमाने पर तबाही कर सकते हैं। अगर हमने ये तबाही करना शुरू कर दी तो फिर हम कुछ ना कुछ इनका नुकसान कर सकते हैं। और इस काम के लिए याद रखिए, ये महदूद पैमाने का एटमी हमला भी कर सकते हैं। अगर ये महदूद पैमाने का एटमी हमला करते हैं तो आप फिर एक बात ज़हन में रखिएगा कि यमन के पास न्यूक्लियर वॉर हेड पहुंचाना रूस के लिए और ईरान के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। पहले भी उनको शक है। देखिए, तकरीबन इस वक्त रूस के पास 5,500 के करीब न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। आप एक वॉर हेड उठाकर किसी भी वजह से आप यमन को पहुंचा दें तो जब वो हिट कर दें, अगर उन पर हिट होता वो हिट कर दें अगर रिटर्न के अंदर सेकंड स्ट्राइक में, तो आप बताइए दुनिया को क्या पता चलना है, कहाँ से आए, क्या सूरत हाल है। दुनिया ने तो वो तबाही देखनी है। तो इसराइल इस बात से भी बड़ा परेशान है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। यमन इतनी बड़ी ताकत बन गया है। देखिए, पुराने वक्त में होता ये था कि आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होता था, आप मारने की सलाहियत नहीं रखते थे। आज वो सारी की सारी सूरत हाल ख़राब है। याद रखिएगा, रूस ने यमन को इतनी बड़ी ताकत बनाना है, इतनी बड़ी ताकत बनाना है कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी उन्होंने एक ऐसी ताकत बनाना है जो खुलकर अमेरिका पर कल को जरूरत पड़े तो उसके यानी ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करे, और इसराइल पर अगर एटमी हमला भी उनको करना पड़े तो वो करने से दरेग ना रहे। तो ये सूरत हाल में आज उन्होंने जो हमला किया है, उन्होंने कैपिटल में जाकर किया है। और ये जिसे कह सकते हैं अंधा हमला था, यानी कोई टारगेट नहीं था इसका। सिविलियन एरिया में वो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने बमबारी की, तबाही की मुकम्मल तौर पर, और एक नहीं कई दफ़ा उन्होंने स्ट्राइक किए। अब अगला मरला ये आने वाला है कि यमन के पास कुछ ऐसे मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल, वो अब गालिबन वो हिट करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो वो ज़्यादा एक्यूरेटली टारगेट करेंगे। देखिए, ये जो लिबनान की स्ट्रेटजी थी कि आप बेशक थोड़ा इम्पैक्ट डालें लेकिन हमला डेली आप करें और ज़्यादा हमले करें, इसने इसराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। ये बात ज़हन में रखिए। नॉर्थ में अभी तक वो अपने लोगों को आबाद नहीं करवा सके, वहाँ तबाही बड़ी है। आपको पता है 3 से 4 साल उनको चाहिए दोबारा पूरे नॉर्थ को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, जितने हिजबुल्लाह ने वहाँ पर तबाही कर दी है। यही स्ट्रेटजी यमन की है कि रोज़ एक आधा 2-3, आज से उन्होंने 3 हमले कर दिए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है, यरूशलेम में पावर जो हाउस था उनका, वहाँ पर हमला किया है, और फिर सबसे बढ़कर उन्होंने जो बिजली घर है वहाँ पर हमला किया। और सेकंड जो हमले के बाद वो तीसरा हमला जो किया वो सीधा बेन गुरियन एयरपोर्ट पर है। देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर अगर मजीद कोई ऐसा हमला हो जाए जिसे वॉर हेड जाकर ख़तरनाक लगे तो ये बड़ी तबाही हो जाएगी। तो ये अब उन्होंने फैसला किया है कि डेली बेसिस पर हमला होगा, हमारी जानिब से डेली बेसिस पर हमला होगा। एग्जैक्टली अमेरिका की जानिब से भी यही काम होगा कि वहाँ से भी वो हमला करता रहे। लेकिन कितनी देर तक आप ये हमला करेंगे ये नहीं पता। ज़्यादा नुकसान जो होगा वो याद रखिएगा अमेरिका का होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी भी वक्त आपको ये खबर सुनने को मिलेगी कि जैसे इन्होंने पुराने शिप्स इनके तबाह किए और वो डुबो दिए समंदर के अंदर,
आपको नजर आएगा, एग्जैक्टली आपको नजर आएगा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिया है। तो आप ये समझ लें कि जिस दिन ये काम होगा बिल्कुल आसानी के साथ, यानी आप समझ लें 20-25 अरब डॉलर का आप लॉस कर देंगे। और 20 से 25 अरब डॉलर का लॉस कर देना ये इतनी बड़ी बात है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि 20-25 अरब डॉलर आप एक झटके में तबाह कर दें। तो आप बताइए कि इनकी सूरत हाल कहाँ पर जाएगी। सो आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि तबाही इसी लेवल पर आने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।